में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने कुछ मुनाफा वसूली यहां पर बाजार में आते हुए देखी है। अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो 2% की गिरावट थी और इस वक्त तक यहां पर हमने इस हफ्ते की भी अगर बात करें तो करीबन 1.5% की मुनाफा वसूली के साथ यहां पर कारोबार है। साथ ही यहां पर बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर मुनाफा वसूली थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आई है और यहां पर कुछ खरीदारी हमने लौटते हुए देखी। $1900 प्रति आउंस के लेवल्स यहां पर वापस लौटे हैं। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर खरीदारी यहां पर बेहतर होने की उम्मीद है और इसीलिए सरकार ने यहां पर 2 लाख टन एडिशनल कोटा भी जारी किया है। हम यहां पर ऑल्सो बात करेंगे जीएम सरसों की, जहां पर काफी सारी मूवमेंट फिर देखने को मिली है। क्या है जो लेटेस्ट कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, उनका मतलब ऑन ग्राउंड सरसों की फसल के हिसाब से, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में बात करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा और हमारे साथ हैं इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला भी। आदित्य जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो जैसे ही फेस्टिवल शादियों का सीजन शुरू होता है, चीनी की मांग यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद रहती ही है और माना यह जा रहा है कि अगस्त एंड से जब रक्षाबंधन शुरू हो जाएगा अंटिल दिवाली डिमांड यहाँ पर बेहतर रहने की उम्मीद है। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये डिमांड एस्टिमेट्स फिलहाल बाजार जिनके साथ काम कर रहा है? थैंक यू निशा। जैसा आपने कहा कि सीजन जैसे आता है, जैसे त्योहार का सीजन आता है, थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है और ये हमेशा का फॉर्मूला है और एक फिनोमिना है। और गवर्नमेंट जो उस प्रकार से देखती है, जहां पे एडिशनल रिलीज की जरूरत होती है उस तरह से एडिशनल रिलीज मार्केट में देती है, ताकि जो एक प्राइस है कि स्थिरता प्राइस में बनी रहे और कंज्यूमर्स को जिस तरह की चीनी की रिक्वायरमेंट है उनको उस तरह पूरी चीनी प्राप्त हो सके। तो आदित्य जी, जिस तरह की एज ऑफ नाउ मिल्स के लिए अलॉटमेंट है अगस्त के महीने के लिए, जो 2 लाख टन यहाँ पर एडिशनल कोटा भी जारी किया गया है, तो टोटल हमारे पास अब क्या है और सामने उस तरह की डिमांड भी आप बनता हुआ देखते हैं? जो एडिशनल 2 लाख टन का कोटा दिया गया है वो सरकार ने एक तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से चीनी की वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी है, थोड़ी सी प्राइस अपसाइड थी जिसको सरकार ने देखा है और देखा कि उसकी वजह से रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसके लिए सरकार ने 2 लाख टन चीनी का एडिशनल कोटा दिया है। लेकिन सरकार को यह भी देखना है क्योंकि एफआरपी की प्राइस 10 रुपए बढ़ी है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपसाइड ऑफ शुगर, जो कि आज भी वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट शुगर प्राइस है, उसको भी ध्यान में रखना होगा ताकि शुगर मिल्स की भी स्थिति ठीक रहे। जिस तरह का कोटा सरकार की तरफ से आया है और जो गवर्नमेंट का पुश है कि अनसोल्ड नहीं जाना चाहिए, सब मिल्स को बेच देना चाहिए, क्या उस तरह की डिमांड सामने है? हाँ, डिमांड आज के देखेंगे, आज की डिमांड में डिमांड ठीक है और जिस प्रकार से त्योहार का सीजन है, डिमांड की पोजीशन को देखते हुए जो 2 लाख टन का कोटा दिया, हमको लगता है कि वो सरकार का एक उचित कदम था, जिससे कि प्राइस भी स्टेबल रहेंगे और कंज्यूमर्स को अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर भी रहेगी। आदित्य जी, दूसरी खबर क्लियरली यहाँ पर एथेनॉल प्राइसिंग को लेकर है, जो हमने 7 अगस्त को एक अपमूव आता हुआ देखा था, जिसको इंडस्ट्री ने चीयर भी किया था कि डैमेज फूड ग्रेन्स का जो प्राइस राइक है वो तो सही है। मक्के को लेकर इंडस्ट्री में कुछ एप्रीहेंशन जरूर थी और अब सुनने में फिर से आ रहा है कि शायद एक और हाइक हम एथेनॉल के भावों में इसी महीने में शायद आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, पर आप कैसे देखते हैं और क्या एज शुगर इंडस्ट्री आपकी तरफ से भी ये मांग रही है? तो मनीषा जी, हमारी 2 तरह की डिमांड थी। एक, जहां हमने कहा कि जो शुगर बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसके लिए कि हमको एथनॉल हम जो बी हैवी और जूस से बनाते हैं उसका प्राइस है कि हमको रिवीजन चाहिए, अभी उस पर सरकार पर निर्णय हो रहा है, अभी उस पर सरकार ने निर्णय नहीं किया है। फिलहाल जो मक्के की बात आपने कही, मक्के पे सरकार ने कल उस पर रिवीजन कर दिया है और प्राइस का रिवीजन जो किया है उसका हम स्वागत करते हैं और उससे हमें लगता है कि डिमांड ऑफ एथनॉल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कभी जो ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्रीज है उससे पूरी हो सकेगी। कैसे देखते हैं आप आगे जाता हुआ यहाँ पर डिमांड को लेकर, और जिस तरह से ओवरऑल सरकार एक तरफ इन्फ्लेशन काबू में करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ फूड फीड फ्यूल का जो हमेशा हम देखते रहे कि एक इंटीग्रेशन और जिस तरह से एक मिसमैच यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है और शुगर इन सबके बीच में कहीं फंसता है। अगर आप देखें शुगर के प्राइसेस बहुत स्टेबल हैं, बाकी चीजों की अगर आप डिमांड देखें और बाकी चीजों के प्राइसेस देखें कमोडिटीज के, उसको देखते हुए शुगर के प्राइस अगर आप लास्ट 3 साल के देखेंगे तब भी लोएस्ट प्राइस पे हैं या सिमिलर प्राइसेस पे हैं। तो सरकार ने और चीनी मिल हम लोगों ने इस्मा की तरफ से हमने कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए प्राइस को एक स्टेबल मेंटेन किया है। और एथनॉल की जहां तक बात करें, अब डिमांड की हमें नहीं लगता किसी प्रकार की कोई कमी है। डिमांड हमारे पास E20 करने के लिए 1400 करोड़ लीटर की आवश्यकता है। अभी भी जो इस साल हमने सप्लाई किया है 12% हम पहुंचने का लक्ष्य है। हमको लगता है कि उसमें अभी हमें बहुत सारा कार्य करना है ताकि हम उस लक्ष्य को, जो E20 का लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर सकें। और जैसे आपने कहा जो शुगर से बनने वाला एथेनॉल है उसका प्राइस राइज फिलहाल हमने आता हुआ नहीं देखा, क्या वो भी इन वर्क्स है या फिर आपको लगता है उसमें डिले हो सकता है? एज इस्मा आप इसे कैसे देखते हैं?
डिले नहीं होगा, हमको लगता है, हमको उम्मीद थी कि सरकार दोनों का, जो सरकार ने कल रिलीज किया है, दोनों का साथ साथ कर देगी, लेकिन किसी कारणवश हमें लगता है कि पहले ग्रेन का हो गया है, शुगर पे वापस सरकार को विचार करेगी और जल्दी ही उस पर भी निर्णय होगा। और जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर सोइंग और एल निनो की कंसर्न्स को लेकर हैं, उस पर आपका क्या व्यू है? हमने अपने जो इस्मा का प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमने बताया कि हमको लगता है कि अब 317 लाख टन चीनी का उत्पादन इस बार होगा, जिसमें कि 45 लाख टन चीनी का डाइवर्जन के बाद। तो अगर आप देखें हमारा जो कंजम्पशन है कंट्री का 280 लाख टन, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पोजीशन काफी स्टेबल है। तो जहां अगर हमारा प्रोडक्शन 317 लाख टन है और हमारा कंजम्पशन 280 लाख टन है, तो हमारे पास करीब करीब 4 मिलियन टन हमारे पास फिर भी एडिशनल स्टॉक होगा शुगर का। उसको हम लोग अक्टूबर आने पर पुनः विचार करेंगे और फिर सरकार से उस पर चर्चा करेंगे। जी, एक सेंस आपसे ग्लोबल मार्केट्स की भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ तो हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हैं और आने वाले समय पे क्या होगा वो अभी सुनना यहाँ पर बाकी है, लेकिन जिस तरह से सभी रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई नजर आई हैं, चाहे वो वियतनाम है, थाईलैंड है, USDA की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, सभी लोग यहाँ पर डेफिसिट के साथ काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जरूर डेफिसिट है, लेकिन अगर आप देखें इंडिया में हमारी जो रिक्वायरमेंट से ऊपर हमारा प्रोडक्शन है और एथेनॉल का डाइवर्जन के बाद भी हमारे पास कुछ चीनी सरप्लस होगी। लेकिन क्योंकि हमारा अनुमान है कि ये जो आंकड़े हमने पेश किए जून के थे, जुलाई अगस्त में जिस प्रकार से वर्षा होगी और जिस प्रकार से वाटर कंडीशंस होंगी, हम सितंबर में इसको पुनः विचार करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कितनी चीनी सरप्लस होती है। उसके लिए हम पुनः सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे उसके डाइवर्जन के लिए। फेयर पॉइंट। आदित्य जी, आई नो स्टिल वेरी अर्ली डेज, लेकिन आपको लगता है एट ऑल यहाँ पर हम एक्सपोर्ट आता हुआ देखेंगे? क्योंकि 11 का 6 होता हुआ नजर आया और बाजार को लगता है 3 से 4 से ज्यादा इस साल में नहीं मिलेगा। एज आई सेड इट्स वेरी अर्ली डेज, लेकिन आई एम श्योर इंडस्ट्री में कुछ बात यहाँ पर जरूर होती होगी। देखिए, आज के दिन में किसी प्रकार का हमको उस पर कोई कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये कहना है कि सितंबर में हम जब पूरा अपना सैटेलाइट मैपिंग करेंगे और हमारे पास करेक्ट आंकड़े होंगे, उसके प्रकार से हम देखेंगे। जहां तक आपने कहा 11 से 6 हुआ है, उसके दो कारण है कि डाइवर्जन बढ़ा है, और ये अगर आप आगे सालों में देखेंगे तो डाइवर्जन एथेनॉल में और बढ़ेगा। और हमारा जो सरकार से भी कहना है अल्टीमेटली कि हमारी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड फ्यूल कम होनी चाहिए और हमारा E20 को हमको जल्दी जल्दी पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। फेयर पॉइंट दैट। और काफी सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्री में होती हुई नजर आई हैं और काफी सारी एज ऑफ नाउ डिमांड्स भी हैं। आदित्य जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में उस सेक्टर पे चर्चा भी करने के लिए। वेल, वो तो हुई चीनी की बात, जहां पर जैसे आदित्य जी कह रहे थे कि 3 साल में बहुत ज्यादा प्राइस मूव्स देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन बाजार की नजर एथेनॉल प्राइसिंग पे जरूर रहेगी। मक्के की आ चुकी है, डैमेज फूड ग्रेन्स और चीनी से बना जो एथेनॉल है वो एक्सपेक्टेशन है कि वो भी बहुत जल्दी प्राइस क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। ये तो बात हुई शुगर की, लेकिन रवि, जहां जब हम एथेनॉल की बात करते हैं, क्लियरली क्रूड की बात यहां पर होती ही है और हमने देखा है कि आप लोगों से रोजाना बात होती है, और अगर मैं ब्रोकरेज व्यूज को आधा आधा यहां पर बांटूं तो 60-70% ब्रोकरेजेस का अभी भी ये मानना है कि क्रूड में बाइंग की जा सकती है, कुछ का सेलिंग का भी व्यू यहां पर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने 6600 6580 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आते हुए देखे हैं। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? जरूर से, जैसे इथेनॉल का प्राइसेस भी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट की ओर से लगातार अपवर्ड रिवीजन आ रहा है। एक टाइम ऐसा था जब प्राइसेस 20 रुपीज थी, वहां से बढ़ के लगातार उसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई है, तो इंडस्ट्री के लिए भी एक बेटर रियलाइजेशन हुआ है। साथ में जो भी हमारा शुगर हो या मक्का हो, जहां भी हमारा प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा हो रहा था उसमें डाइवर्जन भी अच्छा है, तो वो भी एक हमारा पॉजिटिव फैक्टर है। बट यस, क्रूड की बात करें तो वहां पे टैपिड मोमेंटम है। चाइना की ओर से कोई इतना ज्यादा सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि काफी व्यू डिवाइडेड था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि चाइना जो स्टिमुलस मेजर्स ले रहा है उसका इम्पैक्ट उसके मैक्रो पे आएगा और उसकी डिमांड पे आएगा। बट अभी तक इतना सेंटिमेंट या उसके मैक्रो पे कुछ इतना असर दिखा नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सबड्यूड प्राइसेस रह सकते हैं। हालांकि उसका एक बॉटम सपोर्ट इंडियन प्राइसेस में है, वो है 6560। मुझे नहीं लग रहा कि इसके नीचे प्राइसेस सस्टेन होने चाहिए। अगर आज इवनिंग में या मॉर्निंग सेशन में कहीं भी एक गिरावट मिलती है बिलो 6600, तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिए एक बाइंग का मौका रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा लगाना है 6550 का। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है क्रूड के प्राइसेस में। अपर साइड 6720 तक के लेवल दिखने चाहिए। आज थोड़ा बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स दोनों स्टेबल है, एज वेल एज देखे तो सेंटिमेंट थोड़े चाइना से भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ दिस सेशन एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए।
राइट, यानी कि कच्चे तेल में खरीदारी यहाँ पर अब भी बरकरार है और यहाँ से भी 100 रुपए तक की तेजी एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कि सरसों में क्या हो रहा है और स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट में कहीं अपनी बात वापस लेने के लिए एप्लीकेशन कर दिया है, क्या है इसके मतलब और क्या जीएम सरसों असलियत बन पाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाठा। विजय जी, क्लियरली जीएम सरसों काफी समय से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट सरकार की तरफ से ये जो मूव आई है, सबसे पहले तो इसके मायने क्या हैं? देखिए मनीषा जी, लास्ट ईयर नवंबर में हियरिंग आया था सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या इसको कमर्शियली रिलीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा हम अभी कमर्शियली रिलीज नहीं कर रहे हैं, अभी एनवायरमेंटल रिलीज की परमिशन जीएसी ने दी है। और उन्होंने कहा था कि कमर्शियल रिलीज नहीं करेंगे हम तब तक आप गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछ लेंगे। अभी गवर्नमेंट ने नई एप्लीकेशन लगाई है, उनको उम्मीद ये थी कि अभी तक शायद सुप्रीम कोर्ट में फाइनल आ जाएगा तो ये परमिशन। तो विजय जी, सरसों की फसल अच्छी खासी हुई है, ऑफ कोर्स जीएम की बात यहाँ पर लगातार से चल रही है। मुझे याद है आपसे पहले भी बात हुई थी इसकी अवेलेबिलिटी को, प्राइसिंग को लेकर और किस तरह की इसकी रिक्वायरमेंट भी है इंडियन मार्केट्स में। हमने इस बीच यहाँ पर काफी सारे जजेस को रिटायर होते हुए, ट्रांसफर होते हुए भी देखा है। तो एज ऑफ नाउ जो स्थिति है, कितना समय आपको लग सकता है और उसका क्या रिपरकशन हम आता हुआ देखेंगे? देखिए गवर्नमेंट ने तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई है कि हमको सुन लिया जाए। और अभी हम तो जेनेटिकल मतलब जीएम जो सीड है इसके एनवायरमेंटल अभी तो कहेंगे, कमर्शियल तो अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम हमारी अंडरटेकिंग विथड्रॉ कर रहे हैं जो हमने आपको दी थी कि हम रिलीज नहीं करेंगे। तो उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुन करके, बेंच भी अब चेंज हो गई है, वो बेंच नहीं है जिसके सामने पहले आया था केस। अब देखो ये नई बेंच किस तरीके से लेती है बात। एब्सोल्युटली, तो थोड़ा उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको परमिशन दे देगी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ज्यादातर देशों में जीएम सीट के रिजल्ट अच्छे हैं और उम्मीद ये है कि यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट इस पर ज्यादा पाबंदी नहीं लगाएगा। चलिए, होप यही है। और क्लियरली विजय जी, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो मुझे ये भी याद है कि एक तबका है जो इसको बहुत अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन ओवरऑल फॉर द मार्केट एंड कंट्री के लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसको? फिर देखिए, वर्ल्ड के जितने डेवलप्ड नेशंस हैं मोस्टली में जीएम सीड होया जाता है। हम भी जीएम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, सोया ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, सनफ्लावर भी कर रहे हैं, रेपसीड भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं जो इंडिया में यूज हो रही हैं, ऑलरेडी हम खा रहे हैं। बीटी कॉटन पिछले 20 साल से इंडिया में बोई जा रही है, उसका तेल भी खाया जा रहा है, उसकी केक भी खाई जा रही है, एनिमल्स को भी खिला रहे हैं, ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है और अब एक्सेप्टेड है। अब ये सेकंड चीज है जो अभी गवर्नमेंट ने अलाउ की है। सुप्रीम कोर्ट उम्मीद ये है कि इसको परमिशन दे देगा और हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको हमको फायदा होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। एब्सोल्युटली, एंड क्योंकि आप हमारे साथ हैं ही विजय जी, तो ओवरऑल सरसों पे एज ऑफ नाउ यहाँ पर किस तरह का विचार है, कैसे लगती है आपको अवेलेबिलिटी? ऑफ कोर्स फसल अच्छी खासी हुई है, प्राइसेस कैसे देखते हैं आगे जाते हुए? देखिए, सरसों की पैदावार रिकॉर्ड थी इस साल और अभी भी स्टॉक्स काफी हैं। सरसों का एक प्रीमियम ऑलरेडी इसने बना लिया है 15-20 रुपए किलो का दूसरे तेलों से, और ऊंचे भाव में आकर के इसकी डिमांड थोड़ी घट गई है, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। नाफेड के पास भी काफी स्टॉक्स हैं और उम्मीद ये है कि नेक्स्ट मंथ से शायद नाफेड भी इसको रिलीज करना शुरू कर देगी, इसलिए भी ज्यादा तेलों में तेजी का कारण, सरसों के तेलों में ज्यादा तेजी का धारणा नहीं है। तो फिर किस तरह की प्राइस रेंज स्पेशली सरसों में बनता हुआ देखते हैं? देखिए, इस समय सरसों तेल का दाम करीब 109 रुपए किलो होलसेल में है और मुझे लगता है ये 105 और 115 की रेंज में ही चलता रहेगा। नाफेड अगर ज्यादा अग्रेसिवली बेचेगी तो शायद नीचे भाव जा सकता है, अदरवाइज ये 105 से 115 रुपए किलो होलसेल में भाव चलता रहेगा ऐसा। फेयर पॉइंट दैट। विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के। तो क्लियरली बात होती हुई कि जो जीएम मस्टर्ड है अलाउ कर देना चाहिए, बात ये लगातार होती भी रही है और जो ये नई पहल यहाँ पर नई शुरुआत हुई है जो सरकार की तरफ से कल शाम को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन तो नहीं, एक क्लैरिफिकेशन की तरीके से कि क्या नया स्टेप यहाँ पर उठाया गया है, उस पर क्लैरिटी लाने की हमारी कोशिश रही है आपके लिए। और जैसे विजय जी कह रहे हैं कि होलसेल में भाव यहाँ पर इन प्रीमियम है और आगे जाके 105-115 के बीच में कारोबार भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे रवि? ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक को अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। सरसों की बात तो हमने की ही, लेकिन अगर सोयाबीन, पाम भी देखें तो निचले स्तरों से जो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है वहां पर अब भाव कंसोलिडेट करते हुए दिखे हैं।
डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेदर को लेके काफी अच्छी रिकवरी आई है। साथ में रशिया ने जब से ग्रेन डील से अपना पल्ला झाड़ा है तब से तो सारे एग्री कमोडिटी इंक्लूडिंग सोया ऑयल हो या ग्रेन्स हो, सब में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। हालांकि डिमांड को लेकर थोड़ा कंसर्न है क्योंकि चाइना थोड़ा जो बाइंग कर रहा है वहां पे जब भी प्राइस लोअर होते हैं तभी उसका बाइंग आता है। हायर लेवल पे वो भी थोड़ा बहुत कम इंपोर्ट करता है, तो चाइना का इंपोर्ट काफी वॉल्टाइल है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे प्राइसेस में भी ऐसे ही वॉल्टालिटी रहेगी। हालांकि अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है, मीन्स वो पाम ऑयल किलो या सोया ऑयल सारे की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़े उछाल आपको ऑयल सीड या ऑयल में देखने को मिलेंगे। लेवल्स पे से बात करें तो मुझे लग रहा है कि सोया ऑयल है उसकी ब्रॉडर रेंज 920 से लेकर 960 तक रहेगी, जो अभी 945 के करीब चल रहा है। और सीपीओ पाम ऑयल है वो करीबन 800 के आसपास ही कंसोलिडेट होगा। बहुत ज्यादा तेजी के एक्सपेक्टेशंस नहीं है क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया दोनों से स्टॉक काफी है और इन्वेंट्री भी है, और आगे अगर डिमांड में थोड़ा लेकलस्टर मूव रहा तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में उछाल जो आया है वो टिकना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही रवि, मेटल्स आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है, क्या खरीदारी की राय देंगे? कमोडिटी की प्राइस में सुन नहीं पाया था। मेटल्स। ओके, यस, बेस मेटल में थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर कॉपर में हमने लास्ट जब बात की तभी भी मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। लग रहा है कि कॉपर में आपको यहाँ पे बाइंग करते रहना चाहिए, वहां पे इन्वेंट्री का इश्यू है, तो वहां पे प्राइसेस को एक सेंटिमेंट सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। कॉपर बाय करें, 736 के करीब चल रहा है, 731 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये कमोडिटी को बाय ले सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि 745 तक के लेवल आपको कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं। वही जिंक में भी आज एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग है और 210-20 का एक सपोर्ट भी नीचे है, तो अगर डिप पे मिलता है 211 के करीब तो 210 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के जिंक में भी बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी लिया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से 215 तक के लेवल आपको जिंक में दिखने चाहिए, तो आज इवनिंग सेशन में एक रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस के साथ कॉपर एंड जिंक दोनों कमोडिटीज में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ऑलराइट, खरीदारी की राय है लेकिन इंट्राडे है, ये याद रखें, क्योंकि आगे जाकर हफ्ते में जैक्सन होल पर सबका व्यू यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। जाते जाते बहुत क्विक कॉल यहाँ पर गुआर पर भी लेना चाहेंगे, बारिश नहीं हो रही है राजस्थान में और अच्छी खासी उठापटक प्राइसेस में। डेफिनेटली फंडामेंटल के साथ रिलेशन काफी वहां पे पिछड़ चुका है। पर्टिकुलर वो अपने ही मोमेंटम में अभी भी कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि दोनों गुआर सीड एंड गुआर गम बाय लिया जा सकता है। इंट्राडे शायद वोलेटिलिटी हो, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 6300 के करीब गुआर सीड बाय ले। स्टॉप लॉस 6200 का लगा है और अपर साइड 6500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। वहीं गुआर गम भी 12800 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय कर रही है लेवल पे। स्टॉप लॉस लगाया नीचे 12620 का और अपर साइड 13400 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, तो दोनों गुआर सीड एंड गुआर गम शॉर्ट टर्म के लिए बाय लिया जा सकता है। अच्छी रैली के लिए ये दोनों प्रिपेयर्ड है। राइट, तो खरीदारी यहाँ पर लौटी हुई नजर आई है, चाहे वो मेटल्स हैं, कच्चा तेल है या फिर गुआर सीड गुआर गम है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको ढूंढनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सरकार महंगाई कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, कोशिशें जारी हैं जिनका असर देखने को भी मिला है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कैसे उनके पास रोजाना हजारों की संख्या में आंकड़े आते हैं जिन्हें वो रोज देखते हैं, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर सरकार जिस तरह के फैसले लेती है वो इसी पर डिपेंड करता है। देखिए ये पूरा इंटरव्यू आज शाम 4:27 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। हाँ, मतलब दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर, सो आई कैन शो यू द काइंड ऑफ डेटा दैट वी सी। सो वी गेट द टेबल्स एंड द टेबल्स एंड द टेबल्स एंड इट कम्स एवरी डे।